नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात तो हम करेंगे पाकिस्तान की दाखिली सियासत की, जहाँ PMLN जिससे खासी शिकस्त का सामना हुआ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, उसने बाकी रिगिंग के इल्ज़ाम के साथ साथ अब ये इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि PTI की कामयाबी जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है और इसमें एक बैनुल-अक़वामी साजिश की गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये किस किस्म के इल्ज़ाम है, इसका मकसद क्या है, क्या कहना चाहती है नून लीग, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा नज़र इस चीज़ पर दौड़ाएँ कि गुज़श्ता शब की बारिश के बाद इस्लामाबाद में जिस किस्म की तबाहकारी जो है वो देखने में आई, जहाँ पर ना सिर्फ इस्लामाबाद का एक पूरा सेक्टर E11 जो है वो उसमें सैलाब आ गया, गाड़ियाँ वहाँ पे बह रही थीं, कारोबार लोगों के तबाह हो गए, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। और फिर श्रीनगर हाईवे, कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे जो कनेक्ट करती है नए एयरपोर्ट को इस्लामाबाद के साथ, वो भी कई घंटों गरकाब रही, उस पर तमाम ट्रैफिक जो है वो डिसरप्ट होगी। यहाँ पर जो सवाल है वो सिर्फ ये नहीं है कि सैलाब की सूरत हाल सामने आई, बल्कि ये सैलाब बारिश के बाद एक ऐसे मुल्क में देखा गया जो इस वक्त शदीद पानी की किल्लत का शिकार है और इस्लामाबाद में वाटर टेबल तेज़ी से गिर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अब गुज़श्ता हुकूमतों ने और इस हुकूमत ने इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए किया क्या। इस वक्त चूँकि मेरे साथ स्टूडियोज़ में फॉर्चुनेटली मौजूद हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। यही से मैं बात का आगाज़ करता हूँ, फिर बाकी किसकी तरफ चलूँगा। मुझे ये बताएं, ठीक है, ये आपकी हुकूमत ने आप इनहेरिट किया है ये प्रॉब्लम, ये हमारे पीछे मरगला की पहाड़ियाँ हैं, उसके पीछे आप 20 छोटे छोटे डैम बना सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 3 बरस आपकी हुकूमत को हो गए, एनवायरनमेंट की आप बात करते हैं, प्लांटेशन की आप बात करते हैं, क्या किया आपने? देखिए, बात यह है, एक तो जो आपकी अर्बन फ्लडिंग है और जो पानी के हवाले से मामलात हैं, इसके ऊपर तो जो है वो काफ़ी सारा हमने जो है वो काम भी किया है। आपके इल्म में होना चाहिए, आपने छोटे छोटे डैम्स की बात की, यही हमारे डैम्स हैं जो दरियाओं में तुगयानी आती है, जब सैलाब आते हैं तो हम तो बड़े डैम्स भी बना रहे हैं और हमने इसको जो है वो डेकेड ऑफ डैम्स डिक्लेयर किया, जिसमें 10 बड़े डैम्स बन रहे हैं, जिसमें दिया मीर भाषा डैम भी है, दासू डैम भी है, मोहम्मद डैम भी है और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो जितना ये हमारा पानी था ये फिर लोअर सिंध के अंदर जो कोटरी पे जाकर समुद्र में गिर जाता था, पानी ज़ाया हो जाता था। जहाँ तक रह गई बात, आपने कहा बारिश का जो पानी आता है, इसको वाटर हार्वेस्टिंग की तरह में बड़े डैम आप बना रहे, सही है। इसको डील करने के हवाले से देखें, वो आपका काम है कि आप किस तरीके से रिचार्ज करते हैं अपनी ज़मीन। उसके लिए उसके लिए हमने एक लाहौर में प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि वो लारेंस रोड के ऊपर है हमारा। हमने अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज जो है वो स्टॉर्म वाटर के लिए बनाया। अब जितना हमारा वो नशेबी इलाके थे, पानी वहाँ पर वो उस वाटर टैंक में स्टोर हो जाता है। 14 मिलियन गैलन की वाटर स्टोरेज। कोई चीज़ ऐसे सुन लेना, ऐसे 28 और प्रोजेक्ट्स जो है वो पूरे पंजाब के अंदर हो रहे हैं। लाहौर में भी मुझे फैसलाबाद है, बहुत सारे हमारे एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी उनकी PC1 मुकम्मल होकर प्रोजेक्ट्स अप्रूवल की स्टेजेस के ऊपर मौजूद हैं, जहाँ पर ये काम हो रहे हैं। इसी तरह जो हमारा इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में आपके इल्म में है कि यहाँ पर हमारे पास रावल डैम भी मौजूद है। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बड़े ऐसे हमारे पास नाले मौजूद हैं जिनको पक्का भी किया गया, उनकी सफाई भी की गई ताकि हम इससे बचा जा सके। इसी तरीके से आपको पता है यहाँ पर सिमली डैम भी मौजूद है। इसी तरीके से जो वाटर सप्लाई का इशू है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं खानपुर डैम के साथ। ठीक है, इस्लामाबाद में वो प्रोजेक्ट भी हमारा शुरू होने जा रहा है। उसके लिए पैसे भी हमने जो है वो रखे हुए हैं। और जहाँ तक रहेगी बात, देखें कुछ ऐसे मामलात हैं, अब आप देखें कि चाइना के अंदर आपने मनाज़र देखे होंगे, वहाँ पर उनके एक सूबे के अंदर जो है वो सैलाब आया। हालांकि बहुत ज़्यादा वो अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से, मास्टर प्लान्स के हवाले से, मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा आगे हैं। जर्मनी में हालिया दिनों में आपने बारिशों से देखा, बहुत सारे ममालिक के अंदर जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में एक दिन के अंदर जो बारिश होती है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले हुकूमत के एक अहम अहदेदार ने कह दिया कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसके बाद मेट ने क्लैरिफाई किया कि क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, ये कोई तकरीबन 12 सेंटीमीटर के करीब बारिश हुई। नहीं, बारिश हुई है, बारिश हुई, रात को बारिश हुई। मेरा सवाल ये है, मैंने बारिश जो आप समझ लें कि सुबह से फजर से पहले की जो है वो शुरू से मान लिया कि 20 साल में यहाँ मुशर्रफ हुकूमत भी रही है, फिर PPP की हुकूमत रही है, फिर PMLN की रही है, अब 3 बरस से आपकी हुकूमत है। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रीनरी की आप बात करते हैं, एनवायरनमेंट। नहीं, हम बात नहीं करते, हमने तो अमल दरामद किया। आप ये देखें, इस्लामाबाद में तो आप तो हम देखें, आप तो हम जो ग्रीनरी के हवाले से या एनवायरनमेंट के हवाले से पाकिस्तान तो इंटरनेशनल मैप के ऊपर आ चुका है, जो हमने इकदामात किए, जो उनका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था। मरगला हिल्स के ऊपर आपने फाउंडेशन भी नहीं की। गुजारिश तो सुन लेना, जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसका होस्ट UN की वो पाकिस्तान था इस बार, और पाकिस्तान अभी भी अमीन असलम साहब को जो है उन्होंने बुलाया हुआ है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे, वो वहाँ पर हैं। और अब हम ये जो मानसून है इसमें तो हम पूरी मैसिव प्लांटेशन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने
उसका आगाज़ कर दिया है कल उन्होंने, और वो ख़ुद मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं प्लांटेशन के हवाले से भी, और ऐसे पैचेस जो हमने वागज़ार करवाए, जो कब्ज़े थे वहाँ पर हमने फॉरेस्ट लगाए। इसके अलावा हम मिवाकी फॉरेस्ट जो है वो शहरों के अंदर लगा रहे हैं। लाहौर के अंदर अभी प्राइम मिनिस्टर साहब उसका विजिट करेंगे, बड़ी तादाद के अंदर उनको हमने लगाया। इसी तरीके से जो अर्बन फॉरेस्टिंग है, अच्छा चले उसके ऊपर काम करें। और पहली हुकूमत आई है, मेरा वो सवाल ये भी है कि इस्लामाबाद में वाटर हार्वेस्टिंग के हवाले से कोई चीज नजर नहीं आई। आप कह तो रहे हैं आप लोग, लेकिन और लाहौर का बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वहाँ किया आपने यहाँ भी। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमने 14 अरब रुपया बजट में, 14 अरब रुपया हमने बजट में अपने एनवायरनमेंट के लिए रखा हुआ है, जो कि PMLN की हुकूमत में वो 80 करोड़ 1 अरब रुपए के करीब बजट। अच्छा, लेट मी इंट्रोड्यूस द अदर गेस्ट। मुझे मेरे साथ फारूक हबीब साहब तो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं, मिनिस्टर स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। आरिफ हमीद भट्टी साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, मुझे DSNG के जरिए लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशंस हैं, इन्वेस्टिगेटिव सेक्शन के द न्यूज़ के मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। सबसे पहले मैं आपको, अंसार अब्बासी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, मैं आपको एहसन इकबाल साहब ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए हैं तहरीक इंसाफ और फेडरल गवर्नमेंट में, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। ज़रा प्रोफेसर साहब सुनवाइए। इस इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने जिस तरह आज़ाद कश्मीर का मैंडेट चुराया है, ये उस आलमी साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद कश्मीर की धरती पे पाकिस्तान से दूरी के बीज बोना है, पाकिस्तान कुछ रुझानात को फरोग देना है, ताकि इस खित्ते में एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की रियासत जो आलमी साम्राज्य के एजेंडे का हिस्सा है, उसके क़याम के अमल में लाने में मदद मिल सके। और उसी आलमी एजेंडे के हमायतियों ने इस इलेक्शन के लिए पैसा फराहम किया। अंसार अब्बासी साहब, आपको कुछ समझ आती है कि एहसन इकबाल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे जो समझ आती है वो यही है कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारी पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली मतलब सियासी इख्तलाफ ज़ाहिर है होता है, होना भी चाहिए, लेकिन सियासी इख्तलाफ के बियॉन्ड ज़ुबान भी गलत इस्तेमाल हो गई पाकिस्तान में। मतलब है कि जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज है वो भी हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के अगेंस्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आप बात अभी कर रहे हैं ना, कि हम अब ये साबित करने में हमारे तमाम पॉलिटिशियंस लगे हैं, बेशक वो PTI रूलिंग पार्टी हो, बेशक वो PMLN हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हों। आप देखें कि कितनी मैं ये कहता हूँ कि मुझे 1000 इख्तलाफ या आपको 1000 इख्तलाफ हो सकता है इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स से, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ये ज़रा भी शायबा नहीं है कि इमरान खान साहब खुदा न ख्वास्ता कि इस किस्म की किसी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अब ये क्यों कहा एहसन इकबाल साहब ने? एक तो चले इलेक्शन हारे, और वो क्या पोजीशन होती है आपको पता है, वहाँ पे इलेक्शन हार जाती है। जो भी रूलिंग पार्टी इस्लामाबाद में होती है वो इलेक्शन कश्मीर का जीत जाती है। अगर ये कॉन्स्पिरेसी इस दफ़ा हुई तो मेरा ख्याल है ये कॉन्स्पिरेसी हमेशा होती रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ इसी से कुछ दिन पहले की बात आप देखें कि जो काबुल के जो ऑफिशियल थे एक, और जो एंटी पाकिस्तान जिनका आप देखें कि जो बात पाकिस्तान हमदुल्ला मोहिब, हमदुल्ला साहब इंतहाई यानी कि गलीज बातें पाकिस्तान के बारे में करते रहे। ही मेट नवाज शरीफ साहब लंदन में, और फिर मैं कहता हूँ कि मुझे नवाज शरीफ साहब की इंसानियत के ऊपर, उनके ऊपर मुझे कोई शक जर्रा बराबर भी नहीं है, लेकिन मुलाकात ये होनी चाहिए। आप समझते हैं कि हमदुल्ला मोहिब के साथ मिलने में कोई हरज नहीं था जो गालियां वालियां निकालते रहे पाकिस्तान को? देखें, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैं अगर मियाँ साहब की जगह होता मैं बिल्कुल ना मिलता, लेकिन अगर वो मिल गए, मुझे नहीं पता क्या वजह थी, लेकिन ये उनको सुना जरूर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ हमदुल्ला के साथ मिल के तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करें। मैं इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर है तो देयर शुड बी अ कंक्रीट एविडेंस। सिर्फ जुबानी कलामी बात के ऊपर हमें अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, जो भी सियासी पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, उनके लीडर्स को हमें एंटी पाकिस्तान बनाने का शौक नहीं होना चाहिए। ठीक, अब रुके ना मेरे साथ, को ना ही मीडिया मेरे साथ रुके। आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या ये मुमकिन है कि हमदुल्ला मोहिब से मिलने के बाद जो एक तलातुम उठा और जो बहुत तनकीद हुई नवाज शरीफ साहब और PMLN पे, उसके जवाब में एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी एक बैनुल-अक़वामी साजिश, क्या ये मुमकिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, नंबर एक तो मैं ना किसी को गद्दार कहता हूं, लेकिन कुछ सवालात जरूर हैं। मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूं।
क्या इंटरनेशनल पावरों का पाकिस्तान में लिंक नहीं रहा? क्या नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी कौन सा मुल्क लेके गया था? ये झूठ है। इस हकीकत से कोई तलखी करता है क्या? मुझे ये बता दें, हमदुल्ला से मुलाकात पे तो मैं आता हूं, उससे पहले मरियम नवाज साहबा जाके आज़ाद कश्मीर में ये कहती हैं, फरमाती हैं कि अमेरिका में बैठ के इमरान खान ने भी भारत की झोली में मकबूजा कश्मीर डाल दिया। यार सियासत करे, इख्तलाफ राय सियासत का हुस्न है, लेकिन सियासत को गाली मत बनाए, ये खिदमत और इबादत थी। क्या जो नैरेटिव उन्होंने लिया क्या वो पाकिस्तान के हक में था? दूसरी बात, हमदुल्ला मेरे वतन अजीज को गाली दे और वो लफ्ज जो इस्तेमाल करे, मैं टीवी पे कहना भी नहीं चाह रहा, जो उसने कहा है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सजा याफ्ता है, मुजरम है, इश्तिहारी है, वो सही है या गलत मैं नहीं जा रहा, उसको मिलने के साथ जवाब क्या है? मुझे ये बताए। क्या वो उसके साथ पढ़ता रहा, क्लास फेलो है, बचपन का यार है, तितलियों की बातें करने गया था? उसके बाद एक्स प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं, वो कहते हैं कि जी ये साजिश है, इंटरनेशनल वजीर दाखिला कहता है आलमी साजिश है। तो भाई जब पहले आप आजाद कश्मीर में जीते थे, उससे पहले तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपने किस आलमी साजिश का हिस्सा लिया? किसका साथ लिया बताएं ना। अगर हुकूमत जीतना मतलब कि आलमी साजिश से ही हारते हैं, मैंने चले इनकी बात भी मान ली, तो ये तो कोई 10 दफा इख्तिदार में रहे हैं, 3 दफा पीएम रहे हैं, कोई 5-6 दफा सीएम रहे हैं, वो को आलमी साजिशें कब थी? उनके ताने बाने कहां बिनते थे? दूसरी बात, मैं इमरान खान का वकील नहीं हूं, फरूक हबीब साहब बैठे हैं, इनके लिए इसलिए कर रहा हूं कि ये शुरू से पीटीआई के, ये पैराशूटर नहीं है कि कहीं पीपल्स पार्टी में हो, कहीं जिया मुशर्रफ के साथ, और फिर आने वाली और जमात में भी कुछ इनके वजीर जाने वाले हैं। लेकिन मैं बताता हूं, इमरान खान पे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। इमरान खान की एक प्रॉपर्टी बता दे जो लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हो, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आज ऐलान करे, और नून लीग की, कि जिस लीडरशिप की प्रॉपर्टी और कारोबार बैरून मुल्क है वो पाकिस्तान में सियासत नहीं करेगा, फिर तो मजा आता है ना। इस तरह मुनासिब नहीं है। मैं ये नहीं कहता इलेक्शन में धांधली हुई नहीं हुई, लेकिन इस तरह मुल्की वकार को मजरू करना एक शिकस्त की वजह से, उसकी वजह यह है कि जब डॉक्टर साहब आपके पास अपने पॉजिटिव काम गिनाने के लिए ना हो, बेहतर तो होता मरियम साहब उधर अपना मंशूर बताती, कहती हमने पिछले 5 सालों में आजाद कश्मीर में इतनी सड़कें बनाई, इतने ब्रिज बनाए, इतने स्कूल बनाए, इतने अस्पताल बनाए, इतने लोगों को रोजगार दिया, जो माजी में नाइंसाफियां थी उसको खत्म किया, उसका कंपैरिजन किया जाता। आजकल कंपैरिजन किया जाता है लीडरशिप का, कौन सा बंदा जाके ज्यादा गालियां देता है मुखालफिन को। तो मुल्क को बेचने की बात ना करें, खुदारा ना करें। अच्छा जरा भट्टी साहब, मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। भट्टी साहब जरा रोके मेरे साथ। ठीक, फरूक हबीब साहब, हम नहीं कहते कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुहिब्बे वतन नहीं है और उनको गद्दार कहना भी गलत है, लेकिन क्या हुकूमत ने इस चीज़ का कन्वे किया है अपना डिस्प्लेजर PMLN को ऑफिशियली तौर पर कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उन्हें ये जो मुहिब है, हमदुल्ला मुहिब है, इसे मिलके नवाज शरीफ साहब ने उसको लेजिटिमेसी दे दी? देखिए बात यह है कि उसका तो अनऑफिशियल, उसका तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बाइकआउट किया हुआ है। जो भी भट्टी साहब बात कर रहे थे, सबको पता है क्या अल्फाज उसने इस्तेमाल किए, हम अपनी ज़ुबानों से दोहरा कर उसको अहमियत नहीं देना चाहते। लेकिन नवाज शरीफ जो कि अदालत से सजा याफ्ता हैं, अदालत ने उनको भगोड़ा डिक्लेयर किया हुआ है, वो वहाँ पर बैठ के ना सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं, मुलाकातें करने के बाद उसकी तशहीर की जा रही है, मुश्तरका अलामिया जारी किए जा रहे हैं, बाकायदा तौर के ऊपर मरियम सफदर के अकाउंट से ट्वीटें की जा रही हैं, और कश्मीर इलेक्शन से एक रोज़ कबल ये मुलाकात होती है, तो फिर सवालात तो उठेंगे। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कि राग के दिहाड़ीदार हैं, डेली वेजर्स हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। और वहाँ पर बेनिफिट क्या होगा? मोदी का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के अंदर किस वजह से था कि वहाँ पर बैठकर वेस्टर्न बॉर्डर से वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते थे, और तो कोई एजेंडा नहीं था। अब जो उनकी नाकामी हो रही है, जो हजीमत हो रही है, जो शर्मिंदगी हो रही है, उसका बोझ भी आए रोज़ वो पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं 10,000 बंदा इधर चला गया, कभी कहते हैं पाकिस्तान ने ये करवा दिया। पाकिस्तान ने तो कुर्बानियां दी हैं खुद इस जंग के अंदर। $150 अरब की हमने अपनी इकॉनमी तबाह कर ली, 70,000 से ज़ायद जानों का ज़िया हमारा हो गया। तो नवाज शरीफ ने ना उसका कोई जारी किया गया कि क्या बात हुई, किस तरह बात हुई, कोई सिलसिला नहीं था। और बाकायदा तौर के ऊपर उस मुलाकात का दिफा किया जाता रहा,
जब पता भी चल गया, अगर फर्ज करें ये माने के कहते हैं हमें नहीं पता उसने क्या बात की थी, क्या बयान दिया था, स्टेटमेंट भी दे दिया, जबकि वो हर जगह पे चला, फिर भी डटाई से उसके ऊपर कायम रहे। फिर दूसरी जानिब जाते हैं कश्मीर में, और भाई आप कश्मीर में जा रहे हैं तो आपका साबका वजीर आजम राजा फारूक हैदर, जो भी वजीर आजम जब तक हलफ नहीं उठा लेते, वो कहते हैं कश्मीरियों की सोच गुलामाना है। वो भाई क्या बुरहान वानी की सोच गुलामाना थी, मीर वाहिद उमर फारूक की, सैयद अली गिलानी की, आसिया अंदराबी की, यासीन मलिक की, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ पर कई जो हज़ारों माओं के लाल जो हैं वो शहीद हो गए हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, आप उनको गुलाम कह रहे हैं। इसी सोच को तो उन्होंने रिजेक्ट किया। इनकी सारी कैंपेन नफरत की बुनियाद के ऊपर थी। आज उसको छुपाने के लिए ये जब नून लीग जीत जाती है तो वो जनाब वोट को इज्जत दो हो जाता है, जब हार जाती है तो आलमी साजिश बन जाती है, जब हार जाती है तो वो शिकस्त नजर आना शुरू हो जाती है। आलमी साजिश क्या थी? ये शख्स जो बात कर रहा था ये खुद इस मुल्क का वजीर दाखिला था, मनसूबा बंदी का भी वजीर था, इकामा ये गैर मुल्क का लेके बैठा हुआ था। ख्वाजा आसिफ गैर मुल्क का इकामा लेके बैठे हुए थे, इनके अपने वजीर आजम गैर मुल्क का इकामा लेके बैठे हुए थे, जायदादें इनकी मुल्क से बाहर थी। वो इमरान खान जो इस मुल्क को हर फोरम पे जिसने इज्जत दिलवाई, अपना सारा पैसा मुल्क के अंदर लेकर आया, इस मुल्क का मुकदमा, कश्मीरियों का मुकदमा यूएन के आगे हो। इमरान खान की तो पर्चियां नहीं घूमी थी ट्रंप के सामने जाकर, लेकिन ये लोग जो हैं वो इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं भाई कत्ल भी तुम करो और जो है वो कातिल भी हमें कहो, ये तो नहीं होने देंगे। ब्रेक ले लूं। धांधली का इल्जाम लगाना जो है इलेक्शन के बाद तो समझ आता है हुकूमत पे, लेकिन आलमी साजिश का इल्जाम लगाना जो है, जो एहसन इकबाल साहब ने कहा, वो बात खासी अजीब लगी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पंजाब में सियालकोट में PP 38 जो है, जो प्रोविंशियल सीट है, जहां PMLN के जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे उनकी वफात के नतीजे में वहां पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। उन बाई इलेक्शन के जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं वो खासे दिलचस्प हैं। उसमें एक नया ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है। अब तक के जो 112 जो पोलिंग स्टेशन हैं उसका जो नतीजा आया है 165 में से, उसमें PTI के 43,000 और PMLN के 38,000 के करीब वोट सामने है। यानी यूँ PTI के कैंडिडेट को 5,000 वोटों की सबकत हासिल है। क्या यहाँ पर हम एक पंजाब की सियासत का ट्रेंड बदलते हुए देख रहे हैं? आरिफ हमीद भट्टी साहब, चूंकि पंजाब की सियासत पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है, इसे कैसे देखते हैं आप? वैसे तो हम यही समझते हैं कि पंजाब में PMLN का बड़ा जोर है, लेकिन जो बाई इलेक्शन है जहां PMLN की सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं PP 38 में सियालकोट में, वहां अब तक के जो नताइज हैं वहां तहरीक इंसाफ खासी सबकत लेते नजर आ रही है। क्या ट्रेंड बदल रहा है पंजाब की सियासत का? डॉक्टर साहब, मुझे पंजाब की सियासत का ट्रेंड तो नहीं पता। मैंने चंद दिन पहले ख्वाब देखी थी, ये इलेक्शन PTI जीत गई है। मैंने 2 ख्वाबें देखी थी, एक आज़ाद कश्मीर के बारे में, वो मैं अपने प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ। इस हलके में ये खुश अख्तर सुबानी थे, वजीर जेल खानाजात, मैं और वो क्लास फेलो थे। वो बेचारे फौत हो गए, उनका भाई लड़ा। इधर अख्तर वरियो रहे, ये पिछले कोई 10-12 इलेक्शनों से वो जीतते नहीं हैं। लेकिन मेरी नज़र में PTI ये जीते ना जीते, मरियम नवाज अगर लीडर रही और वो क्या नाम है उनका यार, जो एडवाइजर है, वो नून लीग का खत्म कर देगी। मेरी पिछले 3-4 दिन से, जब से आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है, नून लीग के सीनियर पॉलिटिशियनों से बात हो रही है, कह रहे हैं कि इस लड़की ने हमारा, अगर इसको इसी तरह सियासत चलाती रही तो हमारा 2008 में काफ लीग वाला हाल होगा। जो नैरेटिव लेके ये चलती है, मोहतरमा मरियम नवाज साहब के बारे में कह रहे थे कि इसने उधर ना इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाई, ना हिकमत अमली बनाई, इलेक्शन लड़ना कैसे है, सिर्फ इमरान खान को गालियां देने पे जोर दिया। और ये जो हलका है, ये अमूमन माजी में तो, अगर मैं, क्योंकि इस हलके में मैं गया भी हुआ हूँ, जानता भी हूँ, लेकिन ख्वाब आपको पता है कभी कभार, कभी एक दफ़ा मुझे याद है, आज भी एक MNA तो नहीं है, एडवाइज़र हैं, तो उन्होंने एक दफ़ा बशरफ दौर में रात को मेरी 2:30 बजे बात हुई, कहते यार मैं हार के सो रहा हूँ। अगले दिन सुना तो वो जीत गए थे। तो आज ये मेरा ख्याल है सलीम सार साहब के बेटे 5,000 वोटों से आगे जा रहे हैं, क्योंकि अब मरियम को कोरोना हो गया। हमजा स्ट्रेटेजी बेहतर जानता है इलेक्शन की, शहबाज शरीफ साहब बहुत बेहतर जानते हैं, वो वार्ड वाइज जिम्मेदारी देते थे। अब ये PTI ने काम किया है कि वार्ड वाइज लोगों को जिम्मेदारी दी कि फरूख हबीब का जानने वाला आप जाओ, और नून लीग के बयानिए ने, मरियम के बयानिए ने, अगर ऐसा ही रहा तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं ये नून लीग तकसीम हो जाएगी। मैं शीन नून नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता,
लेकिन मुस्लिम लीग नून के 6 अहम तरीन सीनियर जो कमो बेशतर 5 दफ़ा MNA रहे हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद कहा है कि अगर आपने कल की बच्ची को बाग डोर देनी है जो पार्टी की ना हमसे मुशावरत करती है, हमें डिग्रेड करती है, नए बंदों को साथ लेके जाती है, तो इस तरह हम ज़्यादा देर नहीं चल सकते। तो ये अब शहबाज शरीफ को फैसला करना है कि बज़ाहिर और कागजों में वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह है। अगर सियालकोट की सीट हार रहा, मेरी नज़र में ये आज़ाद कश्मीर से बुरा रिजल्ट है। आज़ाद कश्मीर में तो हमेशा जिसकी वफाक में हुकूमत होती थी वो जीत जाते थे। अच्छा, ये जरा रोके का छिक्का होगा या मेरे ख्वाब की थोड़ा सा कोई लिंक होगा, वो मुझे जरा रोके। अंसार अब्बासी साहब, PTI की बड़ी कामयाबी होगी। हाँ, अंसार अब्बासी साहब, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की गैर दानिशमंदाना जो हिकमत अमली है, जो सिर्फ रेटरिक पे मबनी है, उसने नून लीग की किस्मत और उसकी जो कश्ती है उसकी खासे भंवर में डाल दी? देखें, इसके ऊपर मैं आता हूँ। पहले छोटी सी एक बात कर दूँ। फारूक साहब ने चूंकि बात की थी और भट्टी साहब ने भी कि यही जो कि जायदादें बाहर बनाते हैं, पॉलिटिशियन बाहर चले जाते हैं, वट एवर, तो इसमें मैं एक सजेशन दूंगा कि हमारी पार्लियामेंट क्यों नहीं है कि ऐसी सिंपल एक लॉ लेके आ जाए कि कोई भी ऐसा शख्स MNA या MPA नहीं बन सकता जिसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर हो या जिसका बिजनेस बाहर, ये फर्क अभी सर नोट कर लें, जिसका कोई बैंक अकाउंट पाकिस्तान से बाहर हो, ताकि देखें आपका इंटरेस्ट, आपकी हर चीज पाकिस्तान में हो। और अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के लोगों की यही चीजें बाहर हैं, पैसा भी बाहर है, जायदादें भी बाहर है। ये तो एक मेरा एक तजवीज़। लेकिन दूसरी बात आपने की, देखें रीजन जो भी भट्टी साहब ने बताए हैं, बट आई टेंड टू एग्री विद हिम। मेरी जाती राय में ये पॉलिटिक्स क्राउड आपको तो पुल करके दे देगी, ठीक है। क्राउड पुल तो जो है वो ज़ाहिर है जहाँ जाती है मरियम साहिबा वहाँ पे जलसे भी बड़े होते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि भट्टी साहब की इंफॉर्मेशन और मेरी भी ये इंफॉर्मेशन है कि अ वेरी बिग नंबर ऑफ PMLN लीडर्स, जो बहुत बड़ा नंबर है नून लीग का, जिसमें शरीफ फैमिली के लोग भी शामिल हैं, बहुत से लोग शामिल हैं जो ये समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स के साथ हम पावर में कम से कम नहीं आ सकते, ठीक है। और ये वो पॉलिटिक्स है जिसका नुकसान है। अंसार अब्बासी साहब, एक सवाल है, एक काउंटर सवाल है मेरा आपसे। इस्टेब्लिशमेंट तो चले हो गया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट रेटरिक, अब्दुल्ला मोहीब जो है उसको तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका बाइकआउट कर रखा था। ये एक स्टेट का डिसीजन था, इसका इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं है, बिकॉज उन्होंने इस किस्म के कमेंट्स किए। एज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं मानता हूं कि हमें किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब का अब्दुल्ला मोहीब को मिलना उसके कमेंट्स को, उसके पूरे बिहेवियर को लेजिटिमाइज करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें कैसे कंडक्ट करनी है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, खित्ते के हालात इस किस्म के हैं, उनके एक पुराने आइडियाज़ हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या फैसला कर रहे हैं, वो सोच समझ के फैसले नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं आपसे एक वैसे बात करूं डॉक्टर साहब के, मेरी जो जाती राय है कि ये जो हम उनके मुतालिक केसेस चले, बहुत कुछ हुआ, मैं ये समझता हूँ कि उसमें प्रोसिक्यूशन का एलिमेंट बहुत बड़ा था। अच्छा, लेकिन ये जो आपने वाली बात की ना, देखें अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो इन रिएक्शन आपके अमल ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो आप हमदुल्ला की बात कर रहे हैं कि इससे मीटिंग, देखें इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्स्पिरेसी थी, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई गद्दारी की या जानबूझ के किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हुए, लेकिन दिस एक्ट हार्म्स द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इसलिए कि वो देखें किन लोगों को मजबूत कर रहा है, उन लोगों को जो अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, और प्लस उनको जो सपोर्ट कर रहा है वो सबसे बड़ा सपोर्टर उनका इंडिया है। ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें आपके साथ अगर ज्यादती हुई, उस ज्यादती के जवाब में अगर आप गुस्से में फैसला करेंगे, और जो मुझे लगता है कि मियां नवाज साहब और मरियम साहिबा गुस्से में फैसले कर रहे हैं, गुस्से में फैसला करते रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इजाजत दें, मैं अंसार अब्बासी साहब से एक बात कर लूं। ये डिमांड करती है कि आप कामली, मैंने फरूख हबीब साहब को भी लेना है, जल्दी से कर। आप पॉलिटिक्स कामली और अच्छा, मैं डॉक्टर साहब अंसार अब्बासी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं। हबीब साहब देखिए, अच्छा नंबर एक तो हम किसी को गद्दार नहीं कहते, लेकिन मेरी नजर में अंसार अब्बासी साहब, क्या हमारे लीडर जो भी सियासी जमात का हो उसको इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए जिसका बिजनेस प्रॉपर्टी बाहर है,
वो पाकिस्तान में सियासत ही ना करे, जिसने हमारे साथ जीना मरना नहीं है तो उसको पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्या होगा, वो भाग देगा। क्या आप इसको बेहतर समझते हैं? खुदा ना खास्ता, मैं किसी को भी मुल्क दुश्मन नहीं कहता, लेकिन क्या ये लीडरों को, सियासी जमातों को ये तजवीज लिखवा दी है पहले ही फारूक हबीब के लिए, कारोबार, ये अंसार अब्बासी की तजवीज है, ये फारूक हबीब साहब ने बहुत पहले, ये अभी भी कह चुका हूँ और मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ इसके ऊपर कि पाकिस्तान में अगर आपने पॉलिटिक्स जिससे भी करनी है, जो हमारे MNAs MPs हैं, क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनना है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, उन्होंने प्रेसिडेंट बनना है, इनकी कोई भी स्टेक्स और ये फाइनेंशियल स्टेक्स खासतौर के ऊपर बाहर नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, अब फारूक हबीब साहब, ये तो उम्मीद है कि आपने ये तजवीज़ लिख ली होगी और लोगों ने सुन भी ली है। ये मुझे बताइए कि सियालकोट में जो आपको इस वक्त मुमकिन तौर पर कामयाबी नज़र आती है, ये आपकी इलेक्टोरल स्ट्रेटजी में तब्दीली है या मरियम नवाज साहिबा की गलतियों की वजह से आपको मोमेंटरी, या आपने बेहतर ऑर्गेनाइजेशन कर? ये तो बात एक हकीकत है कि जो मरियम सफदर जहाँ भी गई हैं, जहाँ भी उनके कदम पड़े हैं, वहाँ पर जो है वो तबाही पैदा हुई है। चाहे वो उनकी अपनी पार्टी के हवाले से हो, चाहे वो उनके अपने ख़ानदान के हवाले से हो, वो तो वाज़ेह है कि जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बाद में प्रॉपर्टियाँ भी निकल आई, कैलबरी फंड भी निकल आया, और जिन्होंने पूरी कश्मीर की कैंपेन में मोदी का नाम लेना ही नहीं पसंद किया, RSS की बात ही नहीं की, हुर्रियत रहनुमाओं के हक़ में कोई बयान ही नहीं दिया, कश्मीरियों की कुर्बानियों को सलाम ही नहीं पेश किया। यहाँ क्या मामला हुआ, ये एक तसलसल है। आप ये देखें कि कश्मीर के इंतखाबात में जो हमारे वैली के और जम्मू की जो सीट्स थी, जिसमें गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, नारोवाल, ये तमाम सीट, इवन लाहौर, तमाम सीटों पे PTI ने क्लीन स्वीप किया है। जो ये कहते थे जनाब ये GT रोड जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है, हम तो इनको बारहा बता रहे थे कि ये आपकी कुछ लम्हों की खुशी है। अगर आप डस्का इलेक्शन देखें, आप उससे पहले वजीराबाद का इलेक्शन देखें, तो हमारे वोट बैंक के अंदर पहले से इजाफा हुआ था। गो के इलेक्शन हम हार गए थे, लेकिन हमारे वोट बैंक में अच्छा खासा इजाफा हुआ। आज वही ट्रेंड कश्मीर के अंदर नजर आया, वही ट्रेंड आज जो हमारा बाई इलेक्शन, कश्मीर तो एक अलग चीज है। नहीं, वैली के वोट तो थे ना, वैली और जम्मू के वोट उन्हीं इलाकों में थे, वही लोग आम इंतखाबात में भी वोट डालते हैं। अच्छा, आज ज़िमनी इलेक्शन में भी हमारी बेहतर मैनेजमेंट भी है, हमारी भट्टी साहब ने जो कहा ना कि जो वार्ड मैनेजमेंट है, नहीं वो भट्टी साहब बात ठीक कर रहे हैं, वो भट्टी साहब बात ठीक कर रहे हैं, उनके पास मालूमात ठीक हैं। देखें, जब भी कोई अच्छा उम्मीदवार होगा तो क्या रीऑर्गेनाइज किया है आपने? बिल्कुल रीऑर्गेनाइज किया है, और इलेक्शन तो पूरी है ही एक मैनेजमेंट है ना, ये भी एक पूरी एक साइंस है। जिस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हैं, वार्ड की सतह पर ड्यूटियाँ लगाकर अपने लोगों को, वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं, अपने वोटर को पोलिंग स्टेशंस तक लेकर आते हैं, अपनी कैंपेन इफेक्टिव अंदाज से चलाते हैं। और इसके अलावा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी तो लोग देख रहे हैं ना, उनको नज़र आ रहा है कि यार ये एक शख्स है जो माफिया के खिलाफ डट के खड़ा है, ये वो शख्स है जो हमें सेहत कार्ड फराहम करने जा रहा है, ये वो शख्स है जो कि कामयाब पाकिस्तान के तहत 40 लाख लोगों को गुर्बत से बाहर निकालने जा रहा है, ये वो शख्स है जो कि हमें घर बनाकर जो है वो दे रहा है, ये वो शख्स है जो हमारे लिए दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा तासुर के तौर पर पैदा कर रहा है, आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के लिए बेहतरी करने की कोशिश कर रहा है। इसके स्टेक्स बाहर नहीं है। अभी ये बात हो रही थी असासों के हवाले से, इमरान खान मोबाइल लीडर हैं जिन्होंने इन चीज़ों को रेलिवेंट बनाया। सबसे पहले हमारी पार्टी की CEC ने अपने असासे अपनी वेबसाइट के ऊपर डिक्लेयर किए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान है जो टैक्स के ऊपर बात करते थे। नवाज शरीफ ने कितना टैक्स दिया था? 0 टैक्स, एक बार 5000 टैक्स, और जलसों पे बात नहीं, उन्होंने रेलिवेंट बनाया ना कि लीडरशिप कितना टैक्स देती है, उसके बाद जाके इन्होंने 20-22 लाख टैक्स दिया। इसके अलावा इमरान खान आज भी वो लीडर हैं जिनका बाहर वजीर आजम है, जिनका बाहर कोई असासा नहीं है, बाहर उनका कोई कारोबार नहीं है, उनके बच्चे वहां पर कारोबार नहीं कर रहे, उनका कोई शुगर मिल नहीं है, कोई सीमेंट की फैक्ट्री नहीं है, किसी कार्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, माफियाज की सरकूबी कर रहे हैं। दो नुक्तों के ऊपर एक ब्रेक लेते हैं। एक तो ये कि लगता है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों से सीखा है और अपने आप को तंजीम साजी कर रहे हैं पंजाब के अंदर, जिसके रिजल्ट हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ से खबर यह भी है कि तहरीक इंसाफ ने यह फैसला भी किया है कि सिंध में आसिफ अली जरदारी साहब को और जरदारी क्लैन को चैलेंज किया जाएगा। क्या कामयाबी होगी, इस पर भी मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के नताइज और उसके बाद सियालकोट में बाई इलेक्शन के जिस किस्म के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, उससे देख के ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर ये एहसास कर लिया, ये समझ लिया कि इलेक्शन के लिए एक तंजीम साजी जो है उसे बेहतर करने की ज़रूरत है, और वो बेहतर तंजीम साजी ही है जिसकी वजह से हमें सियालकोट के बाई इलेक्शन के नतीजे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी चीज़ है जिसे हम वेरीफाई कर चुके हैं, कंफर्म कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ ने हाईएस्ट लेवल पर यह फैसला कर लिया है कि सिंध में आसिफ अली जरदारी साहब को
और उनकी जो गिरफ्त है उसे चैलेंज करना है। इसका फैसला हो चुका है और बहुत इसके हवाले से 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं और चौथी मीटिंग भी इस हवाले से होने वाली है। यहीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, यानी एक तरफ था कि आप मिल के पार्लियामान में उनके साथ काम करेंगे पीपल्स पार्टी, मसला था PMLN के साथ, आप एक फ्रंट पे नहीं रह सकते, अब पीपल्स पार्टी के साथ भी लड़ाई का फैसला हो गया। देखिए, बात यह है कि हर पार्टी ने अपनी सियासत करनी है। आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम वफाक की जमात कौन सी है सवाए PTI के अलावा? बाकी तमाम जमातें तो जो हैं कोई महदूद हो गया था एक सूबे के एक रीजन तक। पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी सिंध के अंदर सीटें थी, बाकी जगहों पर तो उनकी नुमाइंदगी कोई नहीं थी, सीट्स ही कोई नहीं थी उनकी। इसी तरीके से फैसला कब हुआ है कि पीपल्स पार्टी को चैलेंज करना है सिंध के अंदर? एक मिनट में आ रहा हूँ। सेनेट में सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी की पार्टी जो है वो PTI है। GB में PTI, कश्मीर में PTI, खैबर पख्तूनख्वा में PTI, बलूचिस्तान में PTI। इसके अलावा सिंध के अंदर अपोजिशन लीडर जो है वो PTI का, बलूचिस्तान के अंदर हमारी इत्तेहादी हुकूमत है वहाँ पर। अब वफाक की जमात है। अब सिंध के अंदर ज़ाहिरी बात है हमने वहाँ भी अपने आप को मुनज़्ज़म करना है, ऑर्गेनाइज करना है। आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं 2023 के अंदर, उसकी सफ़बंदी तो आपको पहले से करनी पड़ती है और उसमें जो है वो हम जाएंगे, वहाँ से अपने लोगों को मुनज़्ज़म करेंगे, कंस्टिट्यूंसी मैनेजमेंट को जो है वो बेहतर बनाएंगे, अच्छे कैंडिडेट्स को साथ में लाएंगे। और सिंध के अंदर भी जो है वो हमारा टारगेट है कि हम अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे और एक नई हिकमत अमली के साथ और भरपूर ताकत से जो है वहाँ भी मुकाबला करें। ये फैसला अंसार अब्बासी साहब, आपको शायद याद होगा कि 2007 में जब चार्टर डेमोक्रेसी हुआ उसके बाद से एक तासुर चला आ रहा है, इंप्रेशन चला आ रहा है, कोई कंफर्म डॉक्यूमेंट तो हमने नहीं देखा, कि नवाज शरीफ साहब ने असूली तौर पे फैसला किया कि पीपल्स पार्टी को सिंध के स्ट्रॉन्ग होल्ड में चैलेंज नहीं किया जाएगा, जिसके नतीजे में कभी कोई कोशिश सीरियसली की ही नहीं गई। दर हकीकत नवाज शरीफ साहब ने समझा कि पीपल्स पार्टी और PMLN मिल के उनका जो बामी दुश्मन है या मुकाबला है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उस रवायत और उस ट्रेडिशन को फाइनली ये तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और सिंध में जाकर चैलेंज करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब? देखें, मेरा ख्याल है कि पहले भी ये कोशिश थी PTI की और मेरा तो ख्याल है कि PMLN की भी कोशिश थी, लेकिन जो डायनेमिक्स हैं सिंध के और इंटीरियर सिंध के खास तौर के ऊपर, वहाँ पे सबको पता है कि जो गवर्नेंस के लिहाज से और फिर जो करप्शन है, ये दोनों इशूज बड़े सीरियस हैं, बैड गवर्नेंस के और करप्शन के। और इसको ख़ास तौर पे जब से जरदारी साहब जब से कमान कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके बाद तो इन दोनों चीज़ों की मतलब बैड गवर्नेंस की भी और करप्शन की भी जो भी लिमिट्स हैं वो तमाम लिमिट्स क्रॉस हुई। लेकिन भुट्टो फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है इंटीरियर सिंध में कि वहाँ पे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने, मतलब PMLN ने डेफिनेटली कोशिश की, मेरे ख्याल में बिल्कुल कोशिश की उन्होंने। आप समझते हैं कि कोशिश की उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन के दौरान भी, आप देखें, अलायंस बनाने की कोशिश की, 2013 में भी कोशिश की, 18 में भी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब क्या PTI कामयाब होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि क्या वो माइंडसेट चेंज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कितनी ज़्यादा इनकी वहाँ पे जो अपनी तंजीम साजी है कितनी मजबूत है वहाँ पे। लेकिन एक बात है कि अर्बन में, कराची में जो PTI का वोटर है या जिन लोगों ने PTI को वोट किया, वो काफी बड़ी तादाद में लोग डिसअपॉइंटेड हैं वहाँ पे। ये नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बहुत जबरदस्त है, नॉट एट ऑल। इस वजह से कि जो एक्सपेक्टेशंस थी बड़ी साहब गवर्नमेंट से, वो एक्सपेक्टेशन बड़ी साहब हमारी रहनुमाई फरमाए। क्या तहरीके इंसाफ, कुछ हफ्ते पहले तक तो ऐसे लगता था कि पीपल्स पार्टी एक कैंडिडेट है एक मखलूत हुकूमत बनाने के लिए 2023 के इंतखाबात में, अब ऐसा लग रहा है कि तहरीके इंसाफ ने ताकुब करना शुरू कर दिया है उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में, उनका PPP का। देखें, PTI का हक है पूरे मुल्क में चलाए। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 में जब सदर बने तो वो लाहौर तशरीफ लाए, तो मेरी इत्तेफाक से उनकी मुलाकात हो गई। मैंने केयर ऑफ करके डॉक्टर मोहित पीरज़ादा भेजा, तो उन्होंने कहा बुला लो जी, ये कौन सा आ गया। कहते मैं पीपल्स पार्टी को जिंदा कर दूंगा। मैं क्या सर, मेरी एक गुजारिश है कि आप पीपल्स पार्टी को मुर्दा कर देंगे। फिर उनके इख्तिताम पे, उनके इक़्तिदार के इख्तिताम पे मेरी मुलाकात हुई, तो कहते बताएं क्या हाल है। मैं क्या, उतना ज़ियाउल हक और मुशर्रफ पीपल्स पार्टी को पंजाब में डैमेज नहीं कर सका जितना आप कर गए। अब रह गई PTI को उधर उस तरह कामयाबी नहीं होगी। एक कड़वा सच है, अभी फरूख हबीब मेरा छोटा भाई है, इन्हें ताकतवर हल्कों की वहां सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि वो डील आसिफ अली जरदारी साहब की सिंध की हद तक
एग्रीमेंट हो चुका कि सिंध में उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये मेरी खबर है, मैंने साल पहले भी दी थी। जब जरदारी साहब अंदर हुए थे मैंने कहा था जमानत पर आएंगे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो खरबों रुपए का बेनामी अकाउंट जिसमें 33 अरब रिकवर हुआ, एक में भी जरदारी साहब का नाम नहीं आया। कोशिश करना इनका हक है। अगर मैं नहीं समझता कि सिंध, अंदरूने सिंध करप्शन की इंतहा है। खैर वो तो पंजाब में भी माशाल्लाह कम नहीं है, लेकिन पीटीआई अगर कामयाब हो जाएगी तो मुझे बड़ी हैरत होगी। मेरे 30 साल सहाफत में मेरे लिए एक ये अजूबा होगा, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूं कि सिंध में जितने पीटीआई के ग्रुप्स हैं, यू कांट इमेजिन डॉक्टर साहब। इनकी जो इलेक्शन पिछले दिनों वो एक हारे हैं कि वो जो इनकी 5वें नंबर पे आए, उसकी जिंदा मिसाल है। और खासकर यकीनी बात है हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस तो नहीं होती, लेकिन ताकतवर हल्के इनको वहां वो सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। 30-35 सेकंड रह गए हैं फारूक हबीब साहब, ये तो सारा थीसिस ही भट्टी साहब ने आपका खराब कर दिया तहरीक इंसाफ का। क्विक रिस्पॉन्स। देखिए भट्टी साहब का एक अपना व्यू पॉइंट है और एक वो अपने व्यू पॉइंट देने के अंदर आज़ाद हैं, लेकिन जारी बात है पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी हिकमत अमली बनाती है और हमारा भी पूरा राइट है कि हम सिंध के अंदर जाएं। मैं समझता हूं कि सिंध की आवाम का इत्तेसाल बहुत किया गया है, वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है और सिंध की आवाम का जो उनकी नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा जाएगा तो वो रिस्पांस देंगे। जो लाकानूनियत वहाँ पर है, अंधेड़ नगरी चौपट राज वहाँ पर कायम है, जो करप्शन की गंगा वहाँ पर बह रही है, वहाँ पर हम अपनी सफबंदी भी कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स को भी साथ जोड़ेंगे, वहाँ के आम हारी की जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उसके ऊपर भी हाथ रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिंध के लोग इमरान खान को वहाँ भी लब्बैक कोशिश जरूर करेंगे। वक्त मेरा ख़त्म हो गया। फारूक हबीब साहब का, आरिफ हमीद भट्टी साहब का, अंसार अवासी साहब का बहुत शुक्रिया आज की इस बहस में। और बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि सिंध जो है वहाँ पीपल्स पार्टी की गिरफ्त बड़ी मजबूत है। कोशिश ज़रूर लगता है कर रही है तहरीक इंसाफ, लेकिन कामयाबी की कोई उम्मीद अभी हमें नज़र ख़ास आ नहीं रही। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।